हर पल आपके साथ। पीएम सुरक्षा मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला। एससी ने बनाई 4 सदस्यीय कमेटी। जस्टिस इंदु मल्होत्रा की अगुवाई में कमेटी का गठन। केंद्र और राज्य की जांच पर लगाई रोक। पुडुचेरी में 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मोदी ने 11 मेडिकल कॉलेजों का किया उद्घाटन। केजरीवाल ने पंजाब के सीएम चन्नी पर साधा निशाना। कहा, चन्नी पंजाब की कानून व्यवस्था नहीं संभाल पा रहे। पंजाब की कानून व्यवस्था बहुत खराब। कोरोना केस में फिर बड़ा उछाल। 24 घंटे में 1,94,000 नए मरीज। संक्रमण दर 11.05% पहुंची। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल इन दिनों पंजाब दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी पर निशाना साधते हुए कहा कि पंजाब में कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत खराब होती जा रही है। चन्नी सरकार इसे संभाल ही नहीं पा रही। मुख्यमंत्री के चेहरे का ऐलान अगले हफ्ते होगा। इतने सालों से बादल परिवार और कांग्रेस दोनों मिलकर पंजाब को लूट रहे हैं। ये सिलसिला अब बंद होगा। पंजाब में कांग्रेस सरकार के दौरान बेआबदी के कांड, बम ब्लास्ट, प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक हो रही है। आवाज दिलाते हैं कि कानून व्यवस्था को अच्छा करेंगे, शांति होगी चारों तरफ, बेअदबी करने वालों को जितनी पुरानी घटनाएं हुई हैं उन सबको इंसाफ दिलाया जाएगा। दोषियों को सख्त से सख्त सजा दी जाएगी कि दोबारा कोई इस तरह से ना कर सके। और किसी भी सुरक्षा हो, चाहे प्रधानमंत्री की सुरक्षा हो, चाहे आम आदमी की सुरक्षा हो, सबको सुरक्षा सही देने की जिम्मेदारी पंजाब सरकार आने वाली पंजाब कांग्रेस प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू ने एक बार फिर से सियासी धमाका किया है। पंजाब की राजनीति में एक बार फिर से उछाल देखने को मिल रहा है और ये उछाल नवजोत सिंह सिद्धू की ओर से ही है। नवजोत सिंह सिद्धू ने बयान दिया है कि पंजाब का सीएम हाईकमान नहीं बनाएगा, बल्कि मैनिफेस्टो तय करेगा कि पंजाब का सीएम कौन होगा। कांग्रेस के चुनाव मैनिफेस्टो से पहले सिद्धू ने चंडीगढ़ में अपना पंजाब मॉडल लॉन्च कर दिया। यही नहीं, सिद्धू ने कांग्रेस को यह चेतावनी भी दे डाली कि इसी पर उनका राजनीति फ्यूचर निर्भर है, वहाँ कोई समझौता नहीं करेंगे। सिद्धू ने कहा कि पार्टी के जनरल सेक्रेटरी से बात करने के बाद यह सब कहा है। खास बात यह है कि सिद्धू के पंजाब मॉडल वाले पोस्टर से सीएम चरणजीत सिंह चन्नी की फोटो गायब रही। सिर्फ सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ही इसमें नजर आ रहे हैं। सिद्धू ने यहाँ तक कह दिया कि पंजाब किसी एक का नहीं है। पंजाब का सीएम कांग्रेस हाईकमान नहीं है, बल्कि लोग तय करेंगे। पहली गल मैनूं एक गल दस यार, हर बंदा सीएम बनन तुरिया। ओ भाई सीएम बनाऊ पंजाब दे लोग। तेनू किहने कहता मित्रा कि हाई कमांड बनाऊगी सीएम? हू टोल्ड यू? लिसन टू मी। पंजाब दे लोकां ने एमएलए भी 5 साल पहला बनाए सी। एमएलए बन गए या नहीं, ये पंजाब दे लोकां ने डिसाइड करना है। और पंजाब दे लोग तां डिसाइड करनगे जे एजेंडा होया, जे पंजाब दी कोई गल ओहदे च होई। इस करके डू नॉट हैव अ फॉल्स इंप्लीकेशन इन योर माइंड। पंजाब दे लोकां ने एमएलए बनाने हैं और पंजाब दे लोकां ने ही मुख्यमंत्री बनाना है, ये भुल जा। दिल्ली में हुई बीजेपी की बैठक में यूपी के उम्मीदवारों पर मंथन हुआ। खबर है कि 45 से अधिक सिटिंग एमएलए के टिकट काटे जा सकते हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं का मानना है कि योगी सरकार के खिलाफ जनता में कोई नाराजगी नहीं है। नाराजगी स्थानीय विधायकों से है। सूत्रों के अनुसार बीजेपी इस बार बड़ी संख्या में विधायकों के टिकट काटने की तैयारी में है। पार्टी की ओर से कहा जा रहा है कि ऐसे विधायक ही इस्तीफा दे रहे हैं जिन्हें इस बार चुनाव में टिकट न मिलने का डर है। पार्टी के एक बड़े नेता ने कहा कि योगी सरकार से लोगों के मन में कोई भी नाराजगी नहीं है। बता दें कि इस समय भारतीय जनता पार्टी में इस्तीफे की झड़ी लगी हुई है। उत्तर प्रदेश में चुनावी घोषणा होने के बाद भाजपा को झटका लगा है। यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी की सदस्यता ले ली है। इसके अलावा 3 और भी विधायकों ने बीजेपी छोड़ दी है। 2020 में बिहार में अपनी सरकार बनाने से चूक गए तेजस्वी यादव ने अभी से लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं। मंगलवार को तेजस्वी यादव ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव से मुलाकात की। बिहार विधानसभा में नेता विपक्ष तेजस्वी यादव मंगलवार की सुबह पटना से हैदराबाद पहुंचे थे। यहां उन्होंने राज्य के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव से मुलाकात की और लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय स्तर पर विपक्ष को एक साथ खड़ा करने को लेकर बातचीत की। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक तेजस्वी ने बीजेपी के खिलाफ राष्ट्रीय स्तर पर विपक्ष को एक साथ खड़ा होने की जरूरत बताई और सभी दलों के साथ बात कर मजबूती से एक साथ खड़ा होने की बात भी कही।
उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान हो चुका है और अब बारी टिकट बांटने की है। कांग्रेस ने टिकट बंटवारे के लिए मास्टर प्लान तैयार किया है। महासचिव प्रियंका गांधी के नारे लड़की हूँ लड़ सकती हूँ को टिकट बंटवारे में सबसे ज्यादा तवज्जो दी जाएगी। सूत्रों की माने तो योगी शासन के दौरान बेइज्जती, रेप और प्रताड़ना की शिकार हुई महिलाओं की लिस्ट तैयार की जा रही है। इन महिलाओं और उनके करीबी रिश्तेदारों को टिकट देने पर विचार किया जा रहा है। इसमें उन्नाव और हाथरस विक्टिम भी शामिल हैं। जो लोग 31 दिसंबर 2021 तक इनकम टैक्स नहीं भर पाए, उनको एक और मौका दिया गया है। सरकार ने कारोबारी टैक्स पेयर को इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए अंतिम तारीख को आगे बढ़ा दिया है। CBDT ने मंगलवार को ऐलान किया कि असेसमेंट ईयर 2021-22 के लिए ITR भरने की अंतिम तारीख अब 15 मार्च होगी। ध्यान रहे, यह छूट आम करदाताओं के लिए नहीं है। ये केवल और केवल उन करदाताओं के लिए है जो बिजनेस करते हैं। बता दें, इससे पहले चार्टर्ड अकाउंटेंट का प्रतिनिधित्व करने वाली कई संस्थानों ने वित्त मंत्रालय से ITR फाइल करने और टैक्स ITR रिपोर्ट जमा करने की तारीख बढ़ाने की मांग की थी। इन संस्थाओं का कहना था कि इनकम टैक्स के नए पोर्टल में खामियों और कोरोना महामारी के चलते कई लोग आखिरी दिन टैक्स रिटर्न नहीं भर पाए हैं। ऐसे में इन तारीखों को आगे बढ़ा देनी चाहिए। पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश से मौसम में बदलाव होते नजर आ रहा है। IMD के मुताबिक 14 जनवरी तक पूर्वी और आसपास के मध्य भारत में तेज बारिश और गर्जन के साथ बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग की माने तो अगले कुछ दिनों के दौरान उत्तर पश्चिमी भारत के कुछ हिस्सों में घने कोहरे और शीतलहर की स्थिति भी बनी रहेगी। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, तेलंगाना और पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में हल्के से मध्यम बारिश होती रहेगी। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में मध्य से घने कोहरे की संभावना है। IMD ने बिहार में येलो अलर्ट जारी करते हुए कहा कि 10 जनवरी से 14 जनवरी के बीच बारिश होती रहेगी। राज्य के 13 जिलों में बारिश होगी। इसके चलते बिहार पर ठंड और बारिश की दोहरी मार पड़ने जा रही है। वहीं राजधानी दिल्ली में न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस रह सकता है, जबकि अधिकतम तापमान 19 डिग्री तक जाने की संभावना है। कर्नाटक के एक फिश प्रोसेसिंग प्लांट में केमिकल लीक होने का मामला सामने आया है। इस मौके पर प्लांट में 80 कर्मचारी मौजूद थे। केमिकल लीक की वजह से 20 लोगों की तबीयत बिगड़ी, जिसके बाद उन्हें पास के हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। मिली जानकारी के मुताबिक मामला मंगलुरु के एवरेस्ट फिश प्रोसेसिंग प्लांट का है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय का ट्विटर अकाउंट हैक हो गया है। हैकर्स ने उनका नाम इलोन मस्क करके प्रोफाइल फोटो पर मछली की तस्वीर लगा दी है। इसके साथ साथ कई सारे ट्वीट भी पिछले कुछ वक्त से किए गए हैं। बता दें कि ये हैकर्स वही हो सकते हैं जिन्हें पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्विटर अकाउंट भी हैक किया था, क्योंकि इस पर भी ठीक वैसे ही कंटेंट देखा जा रहा है जो तब देखा गया था। इससे पहले ICWA, MIA आदि का ट्विटर अकाउंट भी हैक हुआ था। फिलहाल CERT यानी भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल इसको देख रही है और जल्द से जल्द अकाउंट को रिस्टोर करने की कोशिश कर रही है। राजस्थान में महिला अत्याचार और बालिकाओं के साथ क्रूरता की घटना रुकने का नाम नहीं ले रही। ताजा मामला अलवर जिले का है, जहां एक बार फिर हैवानियत का घिनौना चेहरा सामने आया है। अलवर में एक मूक बाधिर 15 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म की रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना सामने आई है। घटना के मुताबिक आरोपियों ने दुष्कर्म के बाद नाबालिग को बेहोशी की हालत में ही फेंक दिया और वहां से फरार हो गए। फिलहाल पीड़ित को अलवर से जयपुर के अस्पताल में भर्ती किया गया है, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। अस्पताल में पीड़ित अब जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है। मिली जानकारी के अनुसार बीती रात को एक 15 वर्षीय नाबालिग लड़की लहूलुहान स्थिति में तिजारा पुलिया के ऊपर मिली। पुलिस ने नाबालिग लड़की की पहचान कर ली है, जो अलवर जिले के मलखेड़ा थाना इलाके की रहने वाली है। देश में 24 घंटे में 1,94,720 नए कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। वहीं 60,182 लोग ठीक हुए हैं, जबकि 442 लोगों की मौत हुई है। इस तरह एक्टिव मरीजों की संख्या में 1,33,318 की बढ़ोतरी दर्ज की गई। इस वक्त 9.48 लाख कोरोना संक्रमितों का इलाज चल रहा है। देश में एक्टिव केसों में 1.32 लाख की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। तीसरी लहर में एक्टिव केस पहली बार 9 लाख के पार पहुंचे हैं। वहीं नई संक्रमितों की संख्या 25,000 की बढ़ोतरी के साथ देखने को मिल रही है। इससे पहले सोमवार को 1.69 लाख
लोग संक्रमित मिले थे। देश में अब कुल 3.6 करोड़ लोग संक्रमित की चपेट में आ चुके हैं, जिसमें से 3.46 करोड़ लोग रिकवर हो चुके हैं। अब तक 4,84,655 लोगों की मौत हो चुकी है। गुजरात में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर गुजरात सरकार ने मंगलवार को राज्य में नई गाइडलाइन जारी की है। इसके मुताबिक जिसमें अब से शादी समारोह समेत सामाजिक, धार्मिक या राजनीतिक कार्यक्रमों में अधिकतम 150 लोगों को ही शामिल होने की परमिशन होगी। हालांकि इससे पहले सरकार ने सार्वजनिक समारोह को अधिकतम 400 व्यक्तियों तक सीमित कर दिया था, जिसे नए दिशा निर्देश के अनुसार 150 लोगों तक लाया गया है। वहीं इस तरह के आयोजनों में भाग लेने पर सीमा तय करने का फैसला सीएम भूपेंद्र पटेल ने गांधीनगर में एक कोर कमेटी की बैठक के दौरान कोरोना संक्रमण के सभी हालातों की स्थिति की समीक्षा के बाद लिया है। दरअसल गुजरात सरकार ने कोर कमेटी की बैठक के बाद प्रदेश में राजनीतिक, सामाजिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रमों, सार्वजनिक समारोह, सभाओं को लेकर नए निर्देश जारी किए हैं। वहीं आगामी 26 जनवरी की सुबह 6 बजे तक प्रदेश में नए कानून लागू रहेंगे। इसके साथ ही अन्य प्रतिबंधन जैसे कि 7 जनवरी को 10 शहरों में घोषित नाइट कर्फ्यू आगामी 22 जनवरी तक पूरे प्रदेश में लागू रहेंगे। गौरतलब है कि इस बीच गुजरात के स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि राज्य में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 7,476 नए मामले आए हैं। वहीं इस दौरान ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 2,704 रही है। वहीं 3 नई मौतें भी कोरोना के चलते राज्य में दर्ज की गई हैं। देश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। देश में इस वजह से संक्रमित मरीजों का कुल आंकड़ा लगातार 1 लाख के पार चल रहा है। अभी इस समय दिल्ली, यूपी, कर्नाटक, बंगाल में स्थिति सबसे ज़्यादा विस्फोटक दिखाई पड़ रही है। मुंबई की स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से लगातार मामलों में गिरावट दर्ज की जा रही है। पिछले 24 घंटों में मुंबई में कोरोना के 11,500 से ज़्यादा मामले सामने आए हैं। यह 2 कोरोना संक्रमितों की मौत हो गई है। पॉजिटिविटी रेट घटकर 19% पर पहुंचा है। पहले यह 23% था, लेकिन मुंबई में टेस्टिंग की संख्या को लेकर विवाद देखने को मिल रहा है। मामले कम नजर आ रहे हैं। हालांकि पहले की तुलना में टेस्टिंग भी कम कर दी गई है। महाराष्ट्र कोविड टास्क फोर्स का कहना है कि महाराष्ट्र के लिए ये हफ्ता काफ़ी अहम रहने वाला है। अगर मामले ऐसे ही कम होते रहे तो ये अच्छे संकेत माने जाएंगे। यूपी में कोरोना की तीसरी लहर का कहर दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। अभी 75 जिलों में कोरोना के नए केस आ रहे हैं। हर घंटे यहाँ 462 नए केस मिल रहे हैं। वहीं मंगलवार को 5 लोगों की संक्रमण से मौत हो गई। मेरठ, मुरादाबाद, कानपुर, गौड़ा, आजमगढ़ में एक मरीजों की मौत हुई है। बीते 11 दिनों में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1200 से बढ़कर 44,000 के पार हो गई है। मंगलवार को सबसे ज्यादा मरीज 1,829 गाजियाबाद में मिले हैं। वहीं इसी बीच लखनऊ SGPGI में 13 जनवरी से OPD के नए नियमों को लागू किया जा रहा है। यहाँ आने वाले मरीजों को उनके परिजनों को 72 घंटे के भीतर की RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट देनी होगी। ऑनलाइन अपॉइंटमेंट के साथ साथ कोविड रिपोर्ट अनिवार्य कर दी गई है। अगले 1-2 दिनों में KGMU और लोहिया संस्थान में भी इसे लागू कर दिया जाएगा। दिल्ली में लगातार बढ़ते कोरोना के मामले और इससे हो रही मौतों के आंकड़े बढ़ने के बाद भी दिल्ली वाले नहीं सुधर रहे हैं। बीते 24 घंटे में कोरोना नियमों का पालन न करने पर दिल्ली वासियों ने जिला प्रशासन को 90 लाख से ज़्यादा का जुर्माना भरा है। कोरोना नियमों को लेकर सबसे ज़्यादा लापरवाही दक्षिण पूर्व जिले में पाई गई है। वहीं सबसे कम चालान नई दिल्ली इलाके में किए गए हैं। जिला प्रशासन के आंकड़ों के मुताबिक दक्षिण पूर्वी जिला में मास्क न पहनने को लेकर 780 चालान किए गए हैं। केवल मास्क से ही यहाँ से प्रशासन ने 15,60,000 रुपये का जुर्माना वसूला है। इसके बाद मास्क को लेकर सबसे ज़्यादा 730 चालान पूर्व जिले से किए गए हैं। साथ ही यहाँ पर 5 चालान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने को लेकर किया गया है। यहाँ किए गए कुल 735 चालान से प्रशासन को 14,70,000 रुपये का राजस्व मिला है। वहीं उत्तरी जिले में मास्क न पहनने पर 583 और शारीरिक दूरी को लेकर 40 चालान किए गए हैं। जम्मू कश्मीर में मंगलवार को एक ही दिन में ओमिक्रॉन के 10 नए संक्रमित मिले हैं। इसमें कश्मीरी घाटी में गर्भवती महिला समेत 5 और इतने ही जम्मू के लोग शामिल हैं। इसे मिलाकर प्रदेश में ओमिक्रॉन के अब तक के कुल 13 मामले सामने आ चुके हैं। पहले के 3 मामले भी जम्मू के ही थे। वहीं पिछले 24 घंटों में प्रदेश में 7 महीने बाद
रिकॉर्ड 1148 कोरोना संक्रमण के मामले मिले हैं, जिसे जम्मू कश्मीर में तीसरी लहर की चिंताजनक शुरुआत के रूप में देखा जा रहा है। इस बीच जम्मू संभाग में 2 संक्रमित मरीजों की मौत हो गई है। वहीं मंगलवार को नागरिक सचिवालय में 26 कर्मचारी संक्रमित पाए गए हैं। हर पल आपके साथ।